नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री का राज्यसभा में भाषण सुना हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वो बोल रहे थे और जैसा आपने लोकसभा में देखा था, कमोबेश उसी तरह का भाषण उनका यहाँ पर भी नजर आया। बल्कि एक तरह से जिस तरह से उस दिन कांग्रेस ने पलटवार किया था, उससे ऐसा लगा कि बहुत तिलमिलाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत ही है, आपको पता है 10 सालों में सिर्फ मोदी 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 कराने की उनको आदत है और वही वहां पर मोदी वंदना ही राज्यसभा में होती हुई नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने तमाम अब तक की जितनी भी चीजें हुई हैं उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया, जैसे वो लगातार करते रहे हैं। कांग्रेस को कोसा, उन्होंने नेहरू को कोसा और राहुल गांधी का, मल्लिका अर्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया। वो उन्होंने कहा कि 10 साल का 2004 से लेकर 2009 का जो शासनकाल रहा मनमोहन सिंह का, उसको लेकर उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए, बल्कि सिर्फ नकारात्मक बातें ही कही और ये बताने की कोशिश की कि इन 10 सालों में देश का कायाकल्प हो गई है और आगे आने वाले सालों में क्या कुछ होने जा रहा है। दरअसल आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी, वो 10 सालों के जो यूपीए 1 यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा है, उसको लेकर एक श्वेत पत्र भी लेकर आने जा रही है। यानी कि क्या घोटाले हुए, क्या कुछ खराब जो है 10 सालों में किया गया, क्या क्या चीजें किस तरह से बिगाड़ा गया देश को, वो तमाम चीजें वो लेकर आएगी। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि 10 सालों में, यानी कि 2014 से 2019 और 24 तक जो काम किए गए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से अगर किए गए हैं, तो उसको लेकर जनता के बीच उन्हें आना चाहिए था। लेकिन इस सबको पता है कि इन 10 सालों में देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है और यही वजह है कि अपनी सरकार के गुणगान गाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है मोदी मोदी के अलावा। और इसीलिए वो यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल, यानी कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसको लेकर वो श्वेत पत्र भी लेकर आ रही है। तो आप देखिए जरा कि 2024 के लिए दरअसल क्या तैयारियां की जा रही हैं। नीतीश कुमार को पहले तोड़ा गया, झारखंड में क्या कुछ किया गया, खबर ये अब आ रही है। हालांकि इसकी सत्यता कितनी है, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान आरएलडी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन मीडिया में पहले से ही ये खबरें चला दी गई हैं, चलवाई जा रही हैं कि बीजेपी और आरएलडी के बीच में साठगांठ पूरी हो चुकी है और अब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इस तरह की तमाम तरह की अफवाहें भी चलाई जा रही हैं। बिहार, यानी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी बिहार में पहुंच रही थी, तो उससे पहले वहां क्या किया गया। फिर जब झारखंड पहुंच रही थी, तो उससे पहले वहां क्या किया गया। और जब अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है 16 तारीख को, तो देखिए वहां पर क्या किया जा रहा है। और कमोबेश आप ये देखिए कि जो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के, जातिगत जनगणना के, उसी के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की धुरी घूमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं, जिनका जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए वो नेहरू से लेकर कांग्रेस सबको कोसते हुए ही नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बातें कही हैं, हालांकि पहले भी वो उस तरह की बातें कहते रहे हैं, लेकिन उससे आप ये समझिए, इसे आप नेगेटिव न लेकर बल्कि इस तरह से देखिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं, उसका असर कितना गहरा हो रहा है। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर रखा है। अब वो नॉन स्टार्टर हैं, ना तो लिफ्ट हो रहा है और ना ही लॉन्च हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर प्रधानमंत्री को इतनी परेशानी क्यों है? क्यों वो राहुल गांधी के बारे में इतनी बातें करते हैं? क्यों वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी और आदिवासियों को न्याय, दलितों को न्याय, इन सब की बातों पर आखिर वो क्यों आ गए हैं? क्यों उनको इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि राज्यों के विकास से ही वो देश का विकास कर पाएंगे। फेडरल स्ट्रक्चर की उन्होंने बात की और आज ही आप ये देखिए, उन्होंने एक मंत्र दिया कि आज भी मेरा मंत्र यह है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास बेहद जरूरी है। अगर एक कदम राज्य आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज ही आप ये देखिए कि कर्नाटका
में किस तरह से जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का दोगला रवैया या मैं कहूं दोयम दर्जे का रवैया अपनाया जा रहा है उन सरकारों की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में खासतौर पर जहां कांग्रेस की सरकार है, उसको लेकर आप ये देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट आज एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही है और आज प्रधानमंत्री ये तमाम बातें कह रहे हैं। तो आप ये देखिए कि बताना तो उन्हें ये था कि आगे का रोड मैप क्या होगा, 10 साल में क्या क्या किया गया है, लेकिन देखिए आप वो नेहरू और गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, उनको कोसते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए ही वो नजर आए। एक बेहद जो आप ये कहें कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर शायद हालांकि मैं ये कहूं कि 10 सालों में ऐसे बहुत ही कम मौके आए होंगे जब उन्होंने इस तरह का बिहेव किया होगा एक प्रधानमंत्री की तरह, बल्कि एक पार्टी के प्रचारक के तौर पे वो ज्यादा नजर आते हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आज किस तरह से उन्होंने राज्यसभा में मजाक उड़ाया है, सुनिए आप प्रधानमंत्री को। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो भी एक दलित और इतने सीनियर लीडर को एक तरह से डराते हुए, धमकाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए पार्लियामेंट में नजर आया और उस पर टेबलें थपथपाई जा रही थी। आपने सुना ही, वो तो उनकी हर लाइन के बाद मेजें इसी तरह से थपथपाई जाती हैं। तो इस पूरे उनके भाषण को किस तरह से देखा जाए, खास तौर पर जब ये कहा जा रहा है कि एक श्वेत पत्र भी लेकर आया जाएगा और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में लगातार जो फूट डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, उससे भी आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से इंडिया गठबंधन के एकजुट होने पर घबराई हुई है, डरी हुई है। राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा से वो किस तरह से डरी हुई है और जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और सवाल उठा रहा है, खासतौर पर संसद में आपने देखा गौरव गोगोई से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेता, उसका उनके पास जवाब नहीं है, तो वो मजाक उड़ाते हुए और कोसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर मेहमानों को लेकर आइए। आप देख सकते हैं 3 मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत जी मौजूद हैं, इसके साथ ही डॉक्टर सुनीलम जी को देख सकते हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, वो मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। प्रोफेसर रविकांत जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी आपने प्रधानमंत्री की वो बात सुन ली होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरह से धमका रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उस पर टेबलें थपथपाई जा रही थी। इससे पहले भी 1 घंटे 10 मिनट का लोकसभा में हमने उनका भाषण देखा, उसमें लगभग 78 मिनट वो कांग्रेस और नेहरू को ही कोसते हुए वो नजर आए और आज एक बार फिर से हमने वही देखा, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, विपक्ष का मजाक उड़ाया, नेहरू को कटघरे में खड़ा किया। हर गलती के लिए उन्होंने सिर्फ नेहरू और कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया और दरअसल एक तरह से वो ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि देखिए कि कितनी भ्रष्टाचारी ना सिर्फ ये कांग्रेस सरकार थी बल्कि उससे पहले नेहरू से लेकर अब तक की जितनी सरकारें रही हैं कांग्रेस की, और उसके साथ साथ उन्हें दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी,
उन्हें आदिवासी विरोधी, वो सब भी करार दिया गया है। कैसे कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए बुशरा जी, इसके तीन पहलू मेरी समझ में आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी अपने तमाम नैरेटिव के बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर के आशंकित हैं और डरे हुए हैं। अब उन्हें जो चुनौती मिल रही है, जब वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं और राहुल गांधी इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, बहुत साफगोई के साथ राहुल गांधी बिना किसी को उत्तेजित किए हुए, बिना किसी के खिलाफ कुछ अनर्गल टिप्पणी करते हुए वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। उसी से भयभीत नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसीलिए झूठ बोलने में तो खैर मोदी जी का कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता, उनके मुकाबले में कोई नहीं इस देश में। तो जब वो ये कहते हैं कि आरक्षण का विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी, तो उनको कौन आईना दिखाएगा? क्या वो नहीं समझते होंगे? ये तो हमें लगता है कि अगर हम ये मान लें कि उन्हें नहीं पता होगा तो इससे बड़ी तो भूल हम लोगों की नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी के सोशल जस्टिस के सवालों से मोदी जी परेशान है इस समय। दूसरा उसका पहलू यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंडिया अलायंस के सेंटर में वो खड़ी है, लिहाजा उसके जो जोड़ने की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की, तो कहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ ना सामने खड़ा हो जाए, ये बेचैनी है। कांग्रेस पर बार बार हमला करना ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस को किसी तरीके से फेल किया जाए और कांग्रेस पार्टी, नेहरू, राहुल गांधी, इन सबको इतना ज्यादा हमला किया जाए इनके ऊपर कि लोगों की नजर में वो बेहद गिर जाए। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा इन सब चीजों का मुझे लगता है कि बखूबी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस समय जो भी बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के भीतर हो या बाहर हो, वो अपने उसी स्टाइल में, जो उनकी पुरानी शैली है, जो खड़गे जी पर उन्होंने बात की, वो गोलबल करके बंच ऑफ थॉट्स को पढ़ करके बड़े हुए हैं। ऑब्वियस है कि वो प्रधानमंत्री कम आरएसएस के प्रचारक ज्यादा है और आरएसएस जो खुले तौर पर दलितों, पिछड़ों की विरोधी है। उनके अगर एक मुख्यमंत्री का ट्वीट देख लें जो ये कहते हैं कि शूद्रों और दलितों का काम तो 3 वर्णों की सेवा करना है, तो इनके लिए खड़गे जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए ये नहीं पच रहा है और इसीलिए इनको किसी दलित का अपमान करना इनके डीएनए में शामिल है, ये इनकी फितरत में शामिल है। तो इसीलिए खड़गे जी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो पीछे से जो लोग हंस रहे हैं, जो मेजे थपथपा रहे हैं, ये कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि इस देश का दलित सबसे ज्यादा संवेदनशील है संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, और सबसे मुखरता से लड़ाई भी लड़ रहा है। इस हमले के बाद एक चीज होनी है, अगर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के गंभीर हो जाए और इस बात को लोगों के बीच में लेकर के जाए, तो नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरह से, वो कर्नाटक से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी दलितों के बीच में वो लोकप्रिय हो रहे हैं। और जो ममता बनर्जी ने उनका नाम उठाया था कि वो पीएम फेस हो सकते हैं, इस बात को लेकर के भी दलितों में बेहद वो लोकप्रिय हो रहे हैं। तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जा सकती है कि ये जो संघी मानसिकता है बीजेपी की, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कहीं वो पीएम फेस बने। इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि वो दबे रहते हैं और कोई भी उनके इर्द गिर्द होता है तो बोल नहीं पाते। माने जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, माने उनके रहते हुए कोई दलित बोल नहीं सकता है, ये आप कहना चाहते हैं। तो जो मोदी जी कर रहा है, जो आरएसएस की अपनी विचारधारा है कि किसी दलित को, किसी पिछड़े को बोलने की कोई हैसियत ही नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं होती, वही वो कांग्रेस पार्टी में समझ रहे हैं।
इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी को उठा करके ले जाना चाहिए। और कांग्रेस पर जो जो खड़गे जी पर हमला किया है मोदी ने, ये बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी उसको और लेकर के लोगों के बीच में जाए। और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के उस दिवालियापन को भी दिखाता है, उस मानसिकता को भी दिखाता है जिन्होंने बचपन से अपने उन संस्कारों में सदा मातृभूमि बत्सले करते हुए वो बड़े हुए हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के प्रति जो उनकी मानसिकता रही है दबाने और उनको उन पर वर्चस्व स्थापित करने की, वो मानसिकता और वो बौद्धिक दिवालियापन सामने दिखाई पड़ रहा है। दलित इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाला है बुशरा जी, लेकिन वो उस तक ये बात पहुंचनी जरूर चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूंगी और बेहद महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई है। डॉक्टर सुनील मैम, आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक कमेंट मैं डॉक्टर पूजा से मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर पूजा, आज का पूरा जो भाषण था राज्यसभा में प्रधानमंत्री का, और उससे पहले लोकसभा में जो उनका भाषण रहा, वहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपने बेड़ा गर्क किया है इतने सालों में देश का। आपने आरक्षण विरोधी हैं आपने जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों के साथ आपने क्या किया है, देश की जो कंपनीज थी बीएसएनएल से लेकर तमाम उनके साथ क्या हुआ है, और आप दरअसल दलित विरोधी हैं, आप आदिवासी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, और आप नेगेटिव मानसिकता से ग्रसित हैं, और इसीलिए जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा होता है उसमें सिर्फ आप अड़ंगा अड़ाते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 को लेकर श्वेत पत्र भी लेकर आ रही है नरेंद्र मोदी सरकार। आप कैसे इसका जवाब देंगे और कितने तैयार हैं आप इसके लिए? तो एक 80 साल के नेता प्रतिपक्ष पर इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं कि वो एंटरटेनमेंट नहीं किया, उनके सुप्रीम कमांडर नहीं थे। आज जो इनका भाषण था, कल जो इनका 110 मिनट का भाषण था, अभी मेरे पास स्टैट्स नहीं है कितने देर का भाषण था, ये मन की बात नहीं, ये मन की भड़ास थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के 3/4 हिस्से में कांग्रेस को कोसते हैं, 1/4 हिस्से में वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ते। आज वो पूरे 10 साल 10 इयर्स का टेन्योर पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है। आज जब वो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, प्रधानमंत्री जी उसका हिसाब नहीं देते हैं। ये कहते हैं श्वेत पत्र लाएंगे, ये मनमोहन सिंह सरकार के अगेंस्ट श्वेत पत्र लेकर आए। इस देश को जानना चाहिए कि इस देश में शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और 100 दिन के रोजगार का अधिकार मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। इस देश को जानना चाहिए कि देश में 6.7% की इकोनॉमी की ग्रोथ जब पूरा विश्व रिसेशन से झेल रहा था, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और आज ये क्लेम कर रहे हैं फ्रेजाइल 5 से बाहर आने का, ये अपने जीडीपी के नंबर्स इधर उधर कर रहे हैं। यह जो जिस तरीके से ये नेहरू के खिलाफ ऑब्सेस्ड हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अंदर एक इच्छा रखे हुए हैं कि वो नेहरू जी जैसे स्टेट्समैन कहलाना चाहते हैं। अब क्योंकि नेहरू जी जैसे स्टेट्समैन नहीं है, तो इनकी जो हताशा, निराशा और जो तानाशाही से प्रवृत्ति निकलती है, वह इनके भाषणों में दिखती है। आप प्रधानमंत्री जी को राज्यसभा और लोकसभा में देखिए, और आप नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के लिए वोट मांगते देखिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये अच्छा होता, ये बेहतर होता कि कल ये लोकसभा के भाषण के बाद और आज ही राज्यसभा के भाषण के बाद ये भी कह देते कि आप अपना निशान पंजा पे कमल पर लगाइए। तो मतलब जिस तरीके से ये वोट मांगते हैं, जिस तरीके से ये विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप, चाहे नेहरू जी की आलसी वाली बात हो, उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर आते हैं, आरक्षण की बात है उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके आते हैं। नेहरू इनको कृषि क्षेत्र में नेहरू जी काम करने नहीं दे रहे, इनका शिक्षा बजट 1.8% गिर गया, इनको नेहरू जी काम करने नहीं दे रहे, इनका स्वास्थ्य का बजट 2.5% पे सिकुड़ गया है, इनको नेहरू जी काम करने नहीं दे रहे। आज ये देश से 7.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्सेस कॉर्पोरेट हाउसेस को माफ कर चुके हैं, इनको नेहरू जी काम करने नहीं दे रहे। आज 30 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, इनको नेहरू जी काम करने नहीं दे रहे। ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये इस देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ी बात है किसी गठबंधन से नहीं आए, ये एक मेजॉरिटी से आए हैं। इनको इस देश का इतना भारी जनमत इसलिए दिया था कि ये परफॉर्म करें, ये छुटभैया नेताओं टाइप टिप्पणी ना करें, ये
ये गलीच गलीच स्टेटमेंट्स ना पास करें उसमें। और ये जो पूरी भीड़ है जो पीछे थपथपाती है, मेज थपथपाती है, ताली बजाती है, ये सिर्फ एक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ बन गई है। क्योंकि आज जब गौरव गोगोई जी कहते हैं कि तानाशाह का जब मन करता है तब आते हैं, राजा जी का जब मन करता है तब नहीं आते, और सब लोग आज संसद में हर एक प्रतिनिधि इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। इट्स एन हाउस ऑफ इक्वल्स। हर प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री जी एग्जीक्यूटिव के हेड, तो जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार क्यों होती है? इस देश में आज जब आप 2 लोगों की सरकार चला रहे हैं, 1.5 लोगों की, तो ये दिखता है जिस तरीके से। और सबसे हास्यास्पद बात है, प्रधानमंत्री जी फेडरलिज्म पे कांग्रेस को कोस रहे हैं, फेडरलिज्म पे भाषण दे रहे हैं, और वहीं कर्नाटका की पूरी कैबिनेट दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है अपने ड्यूज के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने संघीय ढांचे को सिर्फ अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराने का काम नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने उसके इकोनॉमी और पॉलिसी स्पेस को श्रिंक किया है, सेस और सरचार्ज लगाकर, उनके ड्यूज न देकर। वहां ममता बनर्जी सरकार से कंटिन्यूअसली नरेगा के ड्यूज मांग रही हैं, कर्नाटका की पूरी कैबिनेट यहाँ है ही। उस तरीके से, जिस तरीके से जो झारखंड में हुआ, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हो वो उनका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है, उनका खुद का क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। देश में 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, और इस तरीके से छिछली, इस तरीके से हल्की बातें वो करते हैं। आज वो श्वेत पत्र लाना चाहते हैं। इस देश को मालूम होना चाहिए कि एक इकोनॉमिस्ट के अंडर जब यह देश प्रगति कर रहा था, उसी देश में जब आप 100 स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, जब आप काला धन लाने की बात करते हैं, जब आप भ्रष्टाचार निर्मूलन की बात करते हैं, तो वह देश में आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए, आप श्वेत पत्र बाद में लाइएगा। पहले ये तो बताइए कि किसानों की दुगनी आय का क्या हुआ, लड़कियों पे बढ़ रहे अपराधों का क्या हुआ, किसान की श्रिंकिंग इकोनॉमी का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ। ये कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे, नेहरू जी से स्टार्ट करेंगे, और नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल जी, सोनिया जी पर आते हुए मुझे लगता है वही प्रोटोटाइप, वही दोहराव, वही हताशा, वही निराशा, उसको सुनते सुनते हम भी उब गए हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए। और पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आप 10 साल कंप्लीट कर रहे हैं, 400 प्लस के साथ आने का क्लेम कर रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपने क्या किया है इस देश के। जो आप 4 जाति कहते हैं वो तो खैर अलग बात है, जब जाति जनगणना का प्रेशर पड़ता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी कहने लगते हैं। और दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश में 4 जातियां हैं। युवा सबसे बड़ा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महिलाओं पर अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो 4 जातियां गिनाते हैं, उन जातियों का ही हिसाब दे दें, पर प्रधानमंत्री जी वो नहीं देंगे। कांग्रेस से स्टार्ट करके कांग्रेस को कोसेंगे, और वही रिपीट। तो मुझे लगता है कि अब हो चुका है। अब उनको एक स्टेट्समैन की तरह, जो कि उनसे ये आशा रखना बहुत बड़ी बात है कि वो एक स्टेट्समैन की तरह भाषण देंगे, अपना रिपोर्ट देंगे, पर अब ये कि उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो खरगे जी पर जाइब लेंगे, खरगे जी पर कटाक्ष करेंगे। और वो सिर्फ खरगे जी पर कटाक्ष नहीं करें, खरगे जी पूरे दलितों का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। आज जब हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, तो खरगे जी भी नेता प्रतिपक्ष दलित, और सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के अगर अध्यक्ष एक दलित है, तो आप एक तरीके से पूरी उंगली आप दलितों पर उठा रहे हैं। तो बहुत ही निराशाजनक भाषण था तरीके से। आपके पास में लौटूंगी। डॉक्टर सुनीलम, एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कही, क्योंकि अब वो आरक्षण की बात करने लगे हैं, अब वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात वो करने लगे हैं, और अपने आप को उसका सबसे बड़ा प्रोधा वो बता रहे हैं। आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी रही है सबको लेकर, वो किसी से छिपी नहीं है। और आपको पता है कि एक बार जब उन्होंने आरक्षण को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर, जब मोहन भागवत ने जब बात कही थी बिहार इलेक्शन से पहले, तो क्या कुछ हुआ था। तो ये पता है कि सबसे क्या हो सकता है, इलेक्शन कैसे पलट सकता है, इसीलिए वो नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी नेहरू ने, और इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू की मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस जनजात SC ST की विरोधी है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, चिट्ठी का जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप इसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें। इसको आप कैसे देखते हैं, और पूरे भाषण को आप कैसे देखते हैं? आखिर आरक्षण की, SC STs की
दलितों की, आदिवासियों की इतनी फिक्र अचानक से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को कैसे हो गई? बातें आ गई हैं यहाँ पर, उनको नहीं दोहराना चाहता, लेकिन झूठों के सरदार हैं। ये बात, ये सरदारी जो है, कोई उसकी चुनौती देने वाला नहीं है देश के अंदर, ये बात सही है। वो झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, और इस तरीके से बोलते हैं कि उनको इस बात का भरोसा है, जो बात गोबल्स ने कही थी कि एक ही झूठ बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो उन्होंने जो कुछ बोला, तो मैंने जब मैं भाषण सुन रहा था, तो उनका तो भाषण चाहे आप मतलब अमेरिका में करा लो चाहे कनाडा में करा लो, वो भाषण उनका जो है चुनावी भाषण ही रहता है। और मुझे लगता है कि अब कार्यकाल जो है संसद का पूरा होने वाला है, तो उन्हें लगा कि अब फिर कभी इतना लंबा मौका मिले ना मिले, तो जैसा भाषण चुनाव का हो सकता है, एक तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो उन्होंने रिलीज कर दिया, और उसके अंदर लोगों को तमाम सारे सपने दिखाने का काम उन्होंने किया। उनसे तो सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि जितने सपने आप दिखा रहे हो, चाहे पानी को लेके, चाहे सिंचाई को लेके, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके, या जो भी कुछ सपने आप दिखा रहे हो, जितनी बातें आपने कही हैं, उनमें से आप 2014 से अभी तक आप 10 साल में कितना आगे बढ़ पाए, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और उसका श्वेत पत्र इंडिया गठबंधन जारी करने का काम करना चाहिए, पॉइंट वाइज, कि जो जो इन्होंने इश्यूज उठाए उसके अंदर इनका परफॉर्मेंस क्या रहा, वो बात जारी हो जानी चाहिए। ये सबको याद है कि आरक्षण को लेकर के आपको मालूम है कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ करने का काम किया था, और अभी भी कर रही है। अभी क्या यूजीसी के अंदर 7,000 पोस्ट में से 1,000 पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी से भरने का नोटिफिकेशन, उसके ऊपर लोगों की राय लेने का काम हो रहा। तो कह सकते हैं सीधे सीधे आप जो भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं उन्हें भर भी नहीं रहे हैं, और अब भरने की बजाय आप जनरल आप भरने का काम करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपने छेड़छाड़ की और दलितों ने समझ लिया, उन्होंने 24 घंटे के भीतर, रादर 12 घंटे के अंदर उन्होंने कॉल किया, और दलित सब सड़कों पे आ गए। और उसका हुआ कि ग्वालियर किले के अंदर जो है कई लोग जो है 13 लोग शहीद हुए, बाद में सरकार को वापस होना पड़ा। आदिवासियों के बारे में तो ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते कि आदिवासी जो भूमि अधिग्रहण बिल ये खुद ही लेके आए राज्यसभा में, और इन्होंने लोकसभा के अंदर मूव किया। इन किसानों ने इनको पीछे ढकेल दिया। भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण किसका होता है सबसे ज्यादा इस देश के अंदर? आजादी के बाद से आज तक 10 करोड़ से ज्यादा विस्थापित हुए हैं, उसमें अधिकतर जो विस्थापित हैं वो आदिवासी हैं। उन आदिवासियों के अगर ये पूछें कि 2014 के अंदर से लेके 2024 तक कितने लोगों का पुनर्वास हुआ, अगर अकेली एक बात पूछ लें तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने तो मतलब इस तरीके का काम किया कि अकेले आपको, मैं जहां से आता हूं मध्य प्रदेश, आपको नर्मदा घाटी का अगर मैं बता दूं तो नर्मदा घाटी के अंदर सरदार सरोवर में जो लोग डूब रहे थे 15,000 परिवारों के नाम इन्होंने हटा दिए थे। और जब इनका जन्मदिन आता है तो इस सरदार सरोवर को पूरा भरना चाहते हैं, और इन्होंने भरा, और उसके बाद में जो है पूरा का पूरा वो 15,000 परिवार अलग कर दिया गया था, वो सबके सब डूब गए, अनाज डूब गया, जानवर डूब गए, मकान डूब गया, और उसका इन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया। अभी एक टीम वहां पर गई थी सेंट्रल की। मेरा मतलब ये है कि जो बातियों के लिए इन्हें करना चाहिए था वो तो किए ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये जो वन अधिकार कानून को, जिसके बारे में कहा गया था कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है इसको खत्म किया जाएगा, उसके अंदर जिन लोगों ने अपना जो है दर्ज कराया था कि भाई हमारा अधिकार है, और जिसको कि रिजेक्ट कर दिया था, इन्होंने कहा कि अब जाएगा, और वो जंगल जो है पीपीपी मोड के अंदर जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। मूल तौर पे जंगल को सौंपना चाहते, लेकिन आदिवासियों ने विरोध किया,
तो उसके अंदर भी ये पीछे हटने का काम इन्होंने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और जाति जनगणना जी। जब वो व्यक्ति कराने को तैयार नहीं है, जो सरकार कराने को तैयार नहीं है, तो वो सीधे सीधे SC ST और OBC की जो है ये वैचारिक तौर पर विचार है। संघ परिवार का जो पूरा सोच है वो मनुवादी सोच है और इसके खिलाफ सोच है। ये सब बातें फैक्चुअल हैं। तो अब क्योंकि इनके पास में पूरा एक गोदी मीडिया है, तो ये उसका इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके का भाषण देने का काम करते हैं। जब ये बोल रहे जी। थे, सोच रहा था मैं पिछले 2 महीने में मैं बुशरा जी, मैं जो ट्रेनों में चला हूं तो 20 दिन में चला, तो 40 दिन चला अभी 2 महीने में, और कोई भी ट्रेन 8 से 18 घंटे तक लेट हुई। अब ये कौन सी ट्रेनों की बात कर रहे हैं, ये क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने की बात कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका कोई जमीन से किसी भी स्तर के ऊपर कोई रिश्ता नहीं है। भाषण देना है, लोगों को सपने दिखाने का काम करना है, सपनों में है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि ये जो मंदिर वाला जो मिरेकल था, इन्होंने ये मान लिया कि ये फेल कर गया है, और इसीलिए आपने देखा कि 22 तारीख के बाद में चाहे इनको जो काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर किया, जो राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर FIR से लेके और पोस्टर फाड़ने से लेके रूट डाइवर्ट करने तक किया, या फिर उसके बाद में नीतीश वाला जो है इन्होंने एक किस्म मेलिंग करा करके उनको लेके आए, या जिस तरीके से झारखंड के अंदर किया जिसके अंदर मुखी खानी पड़ी इनको, या जिस तरीके से अभी जयंत वाला एपिसोड जो है चलाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, या ये कहा जाए कि शिवसेना का सिंबल ही लेकर के दे दिया है ना, और इनका NCP का सिंबल दे दिया। तो सब कुछ ये कर रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि रामलला वाला जो मिरेकल है वो काम नहीं कर रहा, इसीलिए ज्ञानवापी भी लेकर के आए, इसीलिए कुछ सब कुछ लाते हैं। तो एक तरीके से अब ये बात तो आज के भाषण से साबित हो गई कि पहले तो सब कुछ केवल राम 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 के अलावा कुछ नहीं था। अब वो उन्हें इश्यूज के ऊपर बता रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। और ये बात उनकी, तो देखिए एक आदमी की एक भाषण का स्टाइल होता है, आदत होती है, शुरू से उनकी यही आदत है, कांग्रेस का मखौल उड़ाना, उसके नेताओं का मखौल उड़ाने का काम करना, और अपने लिए वो स्पेस क्रिएट करे रहते हैं कि देखिए मैं किसी और के खिलाफ नहीं बोलता। और उनका तो मामला इतना सिलेक्टिव है कि आपने देखा कि उन्होंने कर्पूरी जी को जो है भारत रत्न दिलाया, फिर उसके बाद मैडवानी जी को करा दिया, और अब चौधरी चरण सिंह जी की भी बारी आ रही है जैन जी के साथ नेगोशिएट अगर फाइनल हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो है चौधरी साहब को भी भारत रत्न मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव जीतना कितना मुश्किल है इनके लिए। तो बोल जरूर रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, 370 पार करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आखिरकार इन्होंने पूरा ऑपरेशन क्यों किया बुशरा जी? झारखंड इसलिए किया कि भाई 14 में से 12 सीटें इनके पास थी, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन रहा, अब अगर चंपई सोरेन जो है कंटिन्यू कर जाएंगे तो कम से कम जो है 14 के अंदर से 7-8 सीटों तक का अंतर आ सकता है, और छोटे से राज्य के अंदर इतना बड़ा अंतर आ सकता है, तो इनकी घबराहट को समझा जा सकता है। तो इसलिए इस तरीके की हवाबाजी करने का काम, शगुफेबाजी करने का काम, जुमले लोगों के बीच में फेंकने का काम, वो इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लोग भी अब उसको मानने लगे हैं कि मतलब मोदी जी जब बोल रहे हैं तो अभी तक जब बोलते रहे हैं किसानों के बारे में, आप सोचिए इनको असल में हम लोग क्या अपेक्षा कर रहे थे बिष्रा जी? अपेक्षा ये कर रहे थे कि आज जो है जब मतलब कर्नाटक के सब विधायक मंत्री सब लोग आए हुए हैं और वो लोग भेदभाव की बात कर रहे हैं स्टेट्स के साथ में, वो न्याय की बात कर रहे हैं, तो वो उसका जवाब देने का काम करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम जो है आपको फंड रिलीज करने का काम करेंगे, हम किसी सेंटर का फंड नहीं रोकेंगे। अभी आपको मालूम है कि ममता जी ने पूरा आंदोलन किया था, तो जितनी जो स्टेट गवर्नमेंट से, एक तो 9 से 10 गवर्नमेंट को इनने नहीं चलने दिया, और जो गवर्नमेंट चल भी रही हैं उनको जो है जिस तरीके से ऑपोजिशन को नोटबंदी से लेकर के ईडी की छापेमारी से लेकर के ये रिसोर्स क्रंच पैदा करते हैं, ये इनकी जो स्टाइल है, इसी तरीके से सरकार चलाने भी नहीं देते हैं। तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा खतरा क्या होगा कि आप सरकार भी पब्लिक मतलब आपको मैंडेट दे दे, लेकिन रिसोर्स जो है क्रंच के कारण से आप सरकार ना चला पाए।
तो ये सब कौन कर रहा है? ये मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, संघ परिवार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो लोग एक्चुअल बातें हैं उसको लोग देखते हैं। अब भाषणों से कोई अंतर आने वाला नहीं है, लोगों को आदत पड़ गई है इस तरीके के भाषण सुनने की। तो जैसे ये मजा लेते हैं ऑपोजिशन के ऊपर कटाक्ष करके, खड़गे जी से लेकर राहुल गांधी तक, उसी तरीके से जी का खूब मजा उड़ाती है। अब इतने सारे अभी सोशल मीडिया के इनकी छोटी छोटी सी क्लिप को लेकर के आ जाएगा, सब कुछ पूरा सच आ जाता है, तुरंत जी फैक्ट चेक लोग शाम तक कर देंगे इसका पूरा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और यही वजह है कि जब पहले जिस तरह से हमने देखा कि गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री को परिवारवाद की जब वो बात कर रहे थे और उसी वक्त वहीं पर जो उन्होंने जवाब दिया, तो प्रधानमंत्री की जबान जो है वो लड़खड़ाने लगी। और लग ऐसा रहा था कि जब 2-3 बार उनको जब गौरव गोगोई ने वहां पर टोका था और उनकी जबान जो लड़खड़ाई थी, ऐसा लग रहा था आज जैसे एक बदले के मूड में है। जो उनके तेवर थे और जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे और कल की बात वो बार बार करते हुए नजर आ रहे थे, तो उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उस वक्त उनकी जबान जो है वो क्यों लड़खड़ा गई। लेकिन मेरा सवाल जो है वो आपसे है पूजा जी कि अगर हम ये देखें कि अभी श्वेत पत्र लेकर आ रही है सरकार, लेकिन क्या आपको एक तरह से पहले ये नहीं करना चाहिए था कि आपको श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए था नरेंद्र मोदी सरकार का? वो लेकर आ रहे हैं, उनको रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए अपना, लेकिन आपको उनका श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए था। आपको वो तत्परता दिखानी चाहिए थी ताकि आप पहले से ही उनकी कलाई पूरी खोल देते कि उन्होंने 10 साल में क्या किया है, क्या नहीं किया है। क्योंकि अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, वो राज्यों के लिए कह सकते हैं उनके बगैर देश नहीं चल सकता, वो एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। और फिर राज्यों के साथ क्या हो रहा है वो साफ तौर पर अभी सुनीलम जी ने भी कहा और मैंने भी पहले उसको मेंशन किया। तो आपको नहीं लगता कि तत्परता दिखाते हुए आपको पहले श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए था? बड़ी बात यह है बुशरा जी कि इनके खिलाफ श्वेत पत्र तो हर रोज निकालने पड़ेंगे। आज जब हम हर रोज इनके खिलाफ प्रेशर कर रहे हैं, कोई ना कोई बात होती है। अभी पेटीएम का घपला देखिए आप, ये डिजिटल इंडिया कितने बड़े बड़े करते हैं। पेटीएम में एक आधार कार्ड पे हजार हजार नंबर है और ये सारा इंटरनल मनी ट्रांजैक्ट हो रहा है, जिसके बड़े बड़े पोस्टर्स पे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी अपना श्वेत पत्र खुद देते हैं जब वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की बात करते हैं, और उसी वक्त वो वही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि गरीबी 11.7% घट गई। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन तो श्वेत पत्र लाएगा, लेकिन बड़ी बात है जो हर दिन हम इनकी इश्यूज उठा रहे हैं। आज महिला पहलवानों को अन्याय करते हुए जब ब्रिजभूषण शरण सिंह वहीं पीछे कहीं बैठे होंगे, मेज थपथपा रहे होंगे प्रधानमंत्री जी की फप्तियों पर, वहीं बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो यही तो इनका श्वेत पत्र है। आज जब हम 1100 का सिलेंडर भरवाते हैं और 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, 80 रुपए की दाल के लिए हम 240 रुपए देते हैं, आटा, दही, कलम, दवात, हर चीज में जीएसटी है। यही तो इनका श्वेत पत्र है। आज जब हर रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 7.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो जा रहा है, यही तो इनका श्वेत पत्र है। हर वक्त हर लेवल के गवर्नेंस पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जितनी विफल रही है, वो बताता है कि ये इनका आज ये जीता जागता श्वेत पत्र है देश में इनके सरकार। और फेडरलिज्म से वैसे इससे ज्यादा झूठी बात मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को अपना खुद फैक्ट चेक करना चाहिए। नेहरू को छोड़ के वो अपने डेटा के साथ बैठे, अपने रिजल्ट्स के साथ बैठे। मोदी की गारंटी बात कर रहे हैं, राहुल जी को लिफ्ट और लॉन्च पर फक्तियां कस रहे हैं। क्या है मोदी जी की गारंटी? किसानों की आय दुगनी करने का, 100 स्मार्ट सिटीज, 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, ये मोदी जी ने कहा था। मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा, ये मोदी जी ने कहा था। उन्हीं के एक गठबंधन के साथी रामदेव कहते थे कि जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए का पेट्रोल आएगा। कल ही मैं 100 रुपए का पेट्रोल भरा के लाई। तो मोदी की गारंटी क्या है? जिस राज्य में चुनाव हो वहां 500 रुपए में सिलेंडर देने का और बाकी राज्यों की महिलाएं 1100 रुपए सिलेंडर का क्यों दे? क्या ये है मोदी की गारंटी? क्या है मोदी की गारंटी, हमें बताइए। तो मुझे लगता है कि आज जो और आज जब 21 से 35 के बीच में 45.3% का बेरोजगारी का दंश झेल रहा होगा, यही तो इनका श्वेत पत्र है। इजरायल में अपनी जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए आज 1.5 लाख लोग लाइन लगा के रखे थे कि कुछ भी हो जाए इस बेरोजगारी के दंश से तो मुक्ति मिले।
ये इनका श्वेत पत्र है कि आज का देश का युवा हताश, इतना निराश है कि वॉर टॉर्न कंट्री में 1 लाख की सैलरी के लिए जाने के लिए रेडी है। आज एक प्यून की नौकरी के लिए 30-30 हजार के एप्लीकेशन आते हैं। IIT IIM की अभी की रिपोर्ट है कुछ दिनों पहले की कि उनके प्लेसमेंट्स में भारी गिरावट आई है, कोई एम्प्लॉयमेंट सीन इतना खराब है। तो आज इनके मिस गवर्नेंस का, इनकी पॉलिसी पैरालिसिस का, इनकी नीतियों का विफलता का श्वेत पत्र हर दिन हर रोज एक मिडिल क्लास लोअर क्लास झेल रहा है। तो इसमें तो कोई वही नहीं है, मतलब इन्होंने आज, मैं तो कहती हूँ कि ये अपना कुछ ना करें, ये अपना ही मैनिफेस्टो लेकर आ जाए अगर 370 पे और राम मंदिर के अलावा इन्होंने कोई भी बात पूरी की होगी तो हम अपना श्वेत पत्र का दावा वापस कर देंगे। जितने विफल गवर्नेंस लेवल पे ये रहे हैं, इतने भारी जनमत के बाद भी, 2 टेन्योर के जनमत के बाद भी प्रधानमंत्री जी अगर 78 मिनट कांग्रेस को कोसते हैं, और देखिए आपको गौरव गोगोई की बात वो कैसे हकला गए। गौरव गोगोई ने बिल्कुल उनको उनके मुंह पर रोका और कहा कि आपके बाजू में राजनाथ सिंह जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, तो वो तुरंत पलट गए 180 डिग्री और बोलते हैं मैं तो चाहता हूँ को और आए, युवा आए, एक परिवार से 10 लोग आए और लोगों को बढ़ावा मिले। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का ये बढ़िया वक्ता होने का ये जो गुब्बारा फूट चुका है। और जब ये राहुल गांधी को रिलेवेंट कहते हैं तो ये अपने हर भाषण में राहुल गांधी को क्यों लेकर आते हैं, ये हर बात में राहुल गांधी को स्टार्टअप, लेफ्ट और लॉन्च जैसी बातें क्यों करते हैं। बात यह है कि राहुल गांधी जो देश के कोने कोने में घूमकर धूल मिट्टी फाँक कर आज जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, राहुल गांधी ने कभी इनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आप कभी भी राहुल गांधी का पिछले 17 साल का करियर उठा के देख लीजिए, कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। वही प्रधानमंत्री जी उनकी माँ के लिए, उनके मृत पिता के लिए, उनके दादाजी के लिए और उन पे खुद पे बेकार व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी इतने रिलेवेंट, अगर वो लॉन्च नहीं हो पा रहे तो आपको उनसे इतना डर क्यों है कि आप अपने भाषण का पूरे 10 से 15 मिनट का हिस्सा आप राहुल गांधी को एक्सप्लेन करने में लगते हैं अगर राहुल गांधी रिलेवेंट है। तो मुझे लगता है कि इनकी विफलताओं का पूरा ठीकरा हमारे सर पे है। इनकी विफलताओं की जो टीस है वो हम हर रोज जी रहे हैं। हमारे दाल रोटी रोजगार मकान हर चीज में झेल रहे हैं। तो श्वेत पत्र लाने से पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से ये विफल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि श्वेत पत्र, देखिए इंडिया अलायंस लाएगी, हर दिन प्रेसर्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर्स भी आ रहे हैं, पर ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि जिस गवर्नेंस के नाम पर बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई नारियों पर वार अब की बार मोदी सरकार कहकर, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार कहकर, ये जो टेलीफोन में पावर में आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने स्टेट्स के संघीय ढांचों को डिस्ट्रॉय किया है, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं, दलितों, शोषितों, आदिवासियों, हर जन पर अपने अत्याचार किए हैं, वह इनका श्वेत पत्र है कि यह पार्टी प्रचारक तो बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी जी, पर प्रधानमंत्री पूरे विफल। ओके, ठीक है। मैं सवाल डॉक्टर सुनीलम जी आपसे, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है जब नेहरू को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, विफलताओं को बताते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल ये वही बताने की कोशिश जो आप कभी मीम या जोक्स में देखते हैं कि जैसे 2014 कंगना रनौत ने तो कह ही दिया था कि आजादी जो है उसके बाद ही मिली है, तो ये बताने की कोशिश कि उससे पहले यानी 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं था। हम ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आदि काल में जी रहे थे और 2014 के बाद ही देश की कायाकल्प हुई, तमाम यूनिवर्सिटीज बनी, अस्पताल बने, रोड बने। हम सब आप जैसे लोग जो 2014 से पहले की जिनकी पैदाइश है और बहुत सारे लोगों की पैदाइश है, वो ना जाने कहां से पलकर और कहां से पढ़कर जो है वो यहां तक पहुंचे होंगे, खुद प्रधानमंत्री भी। तो इस तरह की एक तस्वीर जो है, एक खाका जो है वो खींचने की कोशिश की जाती है। जब राहुल गांधी का मजाक प्रधानमंत्री उड़ाते हैं तो क्या आपको लगता है वो उनकी खींच है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी, पूरा आईटी सेल लगाने के बाद, पूरा मीडिया लगाने के बावजूद भी वो उस शख्स की इमेज को खराब नहीं कर पाए, वो उनको पप्पू नहीं बना पाए? आज वो एक ऐसे नेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर चैलेंज फील करते हैं और अगर नहीं करते तो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर वो संसद में बात नहीं करते और उसको उस तरह से घेरते हुए नजर नहीं आते। तो जो राहुल गांधी बात करते हैं उसकी चोट गहरी तो होती है, ये तो साफ तौर पर दिखता है और यही वजह है कि जब चोट गहरी होती है तो आप उनको इररेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बुशरा जी, असल में
होते हैं उसका फोबिया हो जाता है। तो ये राहुल फोबिया से पीड़ित हैं। इनको हर समय राहुल राहुल दिखलाई पड़ता है या कांग्रेस दिखलाई पड़ती है। जिनका अपना इतिहास नहीं होता वो दूसरों को ही कोसने का काम करते हैं। अपना कुछ पॉजिटिव तो बताने के लिए है ही नहीं। तो जिनका अपना है उन्हीं को, जिनका कहा जाए मूर्ति भंजन करने का काम करते हैं। इनको लगता है कि फ्रीडम फाइटर्स की, देश के निर्माताओं की अगर वो मूर्ति खंडन करने का काम करेंगे तो उससे वो अपनी स्पेस क्रिएट करने का काम करते हैं। लेकिन लोग इस सब बात को देखते हैं। लोग ये देख रहे हैं कि आपने 2 करोड़ का आपने कहा था रोजगार देंगे, 2 करोड़, लेकिन हुआ क्या? आप 10,000 हरियाणा के नौजवानों को आप इजराइल के अंदर आप भेज रहे हैं। एक जमाने में वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो स्थिति बनी थी, मतलब आप 10,000 लोगों को भी अपनी डबल इंजन की सरकार में रोजगार नहीं दे सकते। इसलिए वो जा करके एक युद्ध क्षेत्र में वो जाएंगे, कब कौन कितना मारा जाएगा इसका कोई ठिकाना वहां पर नहीं है। तो ये बात तो एकदम साफ है कि उनके पास में अपना बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे हवाबाजी वो आज उन्होंने की, ऐसे पहले भी करते रहे हैं। और अगर वो वास्तव में उन्हें रिएक्ट करने का कुछ होता तो आपको मालूम है इस समय पूरा देश जो है उसके अंदर किसानों और मजदूरों के बड़े आंदोलन चल रहे हैं। 16 फरवरी को एक ग्रामीण बंद है, जनरल स्ट्राइक है मजदूरों की। तो उनके सवालों के ऊपर अपना पॉजिटिव बताते, या फिर एक तरीके का उन्हें देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि मैं चाहता तो था रोजगार देना, लेकिन मैं इस कारणों से रोजगार नहीं दे पाया। मैंने कहा तो था कि मैं आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन इन कारणों से मैं आय दुगनी नहीं कर पाया। जो कुछ एक्चुअल पोजीशन है, मतलब सच पूरे देश के सामने रखना, देश को कॉन्फिडेंस में लेना, फिर आगे बढ़ने की बजाय एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोलते जाएं, अनंत झूठ ही आप बोलते रहें। इससे सदन की गरिमा भी खत्म होती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी खत्म होती है, और लोकतंत्र का मजाक भी पूरे तरीके से उड़ाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि लोग भी ये देखते हैं कि भाई गजब का 142 करोड़ के देश का एक आय का प्रधानमंत्री है, जो कि कभी फैक्ट्स के ऊपर जो एक ग्राउंड जीरो की स्थिति है उसके ऊपर वो जो चैलेंजेस सामने हैं, मतलब आप अगर देखेंगे, आप अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति अगर भाषण देगा तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, कैसे एजुकेशन जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएगा, कैसे वहाँ का जो बड़ा सवाल है ब्लैक्स के साथ में जस्टिस का, उसके लिए क्या कर पाएगा। तो वो सब वो बोलने के लिए एक जो है उनकी स्ट्रेटेजी रहती है या उनका बोलने का तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ पर केवल लिप सर्विस से ही उनको लगता है कि किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलित, आदिवासी महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। तो जी। ये काम असल में अब इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस पार्टी का है कि फैक्ट्स लोगों के सामने लेके जाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तमाम सारे सिविल सोसाइटी के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका भी रिपोर्ट कार्ड एक तो बना चुके हैं, जारी कर चुके हैं, लेकिन वो लोगों तक बहुत नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो गोदी मीडिया उसको जगह नहीं देता। हर बीजेपी के एमपी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो बन रहा है, और बहुत जल्दी जी। सिविल सोसाइटी के लोग उसको पूरे देश के अंदर जारी करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। झूठ का आपको मैं जी डॉक्टर सुनीलम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। शायद आपकी आवाज जो है वो बहुत ही ना के बराबर ही लोगों तक शायद पहुंच पा रही है। आपकी आवाज बहुत धीरे है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। लास्ट कमेंट बस मैं डॉक्टर पूजा आपसे लूंगी, उसके बाद मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। आपसे मेरा लास्ट कमेंट यह है कि कितनी तैयार है कांग्रेस उस श्वेत पत्र के लिए जो लाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। शनिवार को वो लेकर आएंगे, एक दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया है सेशन को। तो आप कितने तैयार हैं उसके लिए, और क्या इस सब का जवाब एक पूरे प्रिपेयर्ड तरीके से, क्या उसी तरीके से दिया जाएगा? और आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मनमोहन सिंह को एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के तौर पर जाना जाता है, एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने रिसेशन के दौर से देश को बाहर निकाला था। तो आप क्या कांग्रेस कितनी तैयार है, संक्षेप में मैं आपसे चाहूंगी।
पुष्पा जी, कांग्रेस कितनी तैयार है इस बात का एग्जाम्पल मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से दी। मुझसे हेल्प मांगी गई थी पार्टी से ये डॉक्यूमेंट करने के लिए कि कांग्रेस के शासन में क्या क्या अचीवमेंट हुए, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे। तो 117 पेजेस और 19 दिन लगे थे मुझे कांग्रेस के सिर्फ अचीवमेंट्स को बुलेट पॉइंट में लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि लेकर आए श्वेत पत्र, ये झूठों के सरदार हैं, ये फिर से झूठ कहेंगे, ये फिर से नेहरू को ब्लेम करेंगे। इस देश में पता होना चाहिए कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया से जो इस देश की विकास की जो गति नेहरू जी ने पकड़ी थी, वो मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों ने इस देश को बनाया और बढ़ाया, और इस देश को 1947 से कांग्रेस ने बनाया। लेकर आए श्वेत पत्र, हम तैयार, पूरी तरीके से तैयार हैं इसके। चलिए ठीक है, देखना होगा कि श्वेत पत्र का जवाब किस तरह से कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है। श्वेत पत्र में क्या कुछ बीजेपी लेकर आती है, ये भी महत्वपूर्ण है। लाना तो उसे रिपोर्ट कार्ड चाहिए था अपना, लेकिन ला रही है वो कांग्रेस का श्वेत पत्र, क्योंकि शायद उससे ही वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं और इसीलिए अपने हर भाषण में नेहरू, कांग्रेस, सोनिया, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इन्हीं सबका जिक्र करते हुए, उन्हीं को कोसते हुए वो नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।